हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज लेके आए हैं रीज़निंग में नया चैप्टर जिसमें हम जानेंगे रैंकिंग एंड सीक्वेंस को, ठीक है? आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आजकल डेली रीज़निंग ही क्यों लेके आ रहे हैं? तो आपको पता ही है लैब असिस्टेंट जिसकी हम तैयारी कर रहे थे या जो दोनों ही वैकेंसी हैं, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट देख लो, चाहे वो हायर एजुकेशन में देख लो, दोनों ही डिले हो गई हैं। एक 31 मार्च 2024 को है, तो दूसरी 23 से 26 अप्रैल में है ना 2024। तो वैकेंसीज़ तो डिले हो गई वो वाली, बट फिलहाल अपकमिंग में जो वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी हेल्प करेगा, है ना? तो कोशिश करता हूँ कि मैथ, एप्टीट्यूड और उसके अलावा देखो जनरल साइंस बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जनरल साइंस के एक ऐसे वीडियोज़ मतलब कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, कि एक ही वीडियो से जितना जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एक ही वीडियो में आपको दे दूँ। एक केमिस्ट्री का बनाऊँगा, एक फिजिक्स का बनाऊँगा, एक मैथ का बनाऊँगा और एक फिर जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है या मैं बोलूँ जनरल साइंस के जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो वाला एक वीडियो इस तरीके से मैं जो है आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो फिलहाल रीज़निंग वगैरह ये सब कांसेप्ट हमसे पूछे जाते हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे भी जाएँगे, ठीक है? तो रीज़निंग के जो मेन टॉपिक्स हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इनको तो तैयार एटलीस्ट कर लीजिए। ये जो सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, क्यों हम 1-2 क्वेश्चन मतलब तुक्के बेस पे जाते हैं कि रीज़निंग का क्वेश्चन आएगा तो मैं तुक्का मार दूँगा। बेटा रीज़निंग ये बहुत आसान टॉपिक है, सबसे आसान चीज़ है रीज़निंग। तर्क शक्ति बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि दिमाग से सोचने वाली क्षमता है। एक बार बस कल बेस को पढ़ना होता है, कांसेप्ट सीखना होता है, उसके बाद तो तुरंत दिमाग का खेल है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मैं इतना हार्ड लेवल भी नहीं लेके चल रहा क्योंकि हमें एसएससी की तैयारी भी नहीं करनी है और इतना लो लेवल भी नहीं लेके चलूँगा, एक मॉडरेट लेवल लेके चलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जिससे आपके कांसेप्ट बनने लगें, ठीक है? तो ये यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र इसमें तो ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा। इसके साथ-साथ आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी उन सब में ऐसे इन जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा उन एग्ज़ाम में, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और रीज़निंग का पोर्शन पूछा जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर क्लास में सिलेबस ये दिया गया है जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें आपका कम्प्रिहेंशन, रीज़निंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, ये पूछा जाएगा। आज की क्लास में जानने जा रहे हैं नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है? तो बहुत सिंपल कांसेप्ट है, समझिएगा। इसके लिए कुछ हमें मैथ के कांसेप्ट पहले से पता होने चाहिए, जैसे इवन नंबर सम संख्याएँ, ऑड नंबर विषम संख्याएँ, 2 से भाग होने वाली इवन नंबर होते हैं, 2 से भाग जो नहीं होते रिमाइंडर 1 बचता है वो ऑड नंबर होते हैं। ऐसे कुछ कांसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके लिए मैं आपसे ऑलरेडी कह रहा हूँ, जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं, प्लीज़ एक बार जितने भी आप कांसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो शुरू से पढ़ें। अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू करें। सेम यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस सीरीज़ यहाँ तक पहुँच गए या मैं बोलूँ इस चैप्टर रैंकिंग तक पहुँच गए हैं, तो इससे पहले के जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं नंबर सीरीज़ वगैरह, उसको भी अच्छे से एक बार तैयार कर लें, पढ़ लें। ठीक है? तो चलिए समझते हैं रैंकिंग में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ हम रैंक कर रहे हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है रैंक मतलब एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ इन बच्चों को अरेंज कर दो अटेंडेंस बेसिस पे कि इनका नाम अल्फाबेटिकली अरेंज करना है इन 20 बच्चों को, तो आप कर दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रैंकिंग करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ इन बच्चों को अरेंज कर दो वेट के बेसिस पे, इनका वज़न कितना है उसके बेसिस पे, इनको अरेंज कर दो हाइट के बेसिस पे, है ना? इनको जैसे कोई क्लास टेस्ट लिया है, उसमें कितने मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पे अरेंज कर दो। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं रैंकिंग। इसमें हम यही निकालते हैं कि एक बच्चा है, वो किस नंबर पे आ रहा है या उसकी 3-4 पोज़ीशन मैंने शिफ्ट कर दी, तो बताओ वो किस नंबर पे पहुँच गया, ठीक है? इसको आप हॉरिज़ॉन्टल भी निकाल सकते हो, है ना? हॉरिज़ॉन्टल की एक लाइन में है। इसको वर्टिकल भी निकाल सकते हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो ये सिंपल सा फंडा होता है रैंकिंग, ठीक है? तो इसी बेसिस पे हम रैंकिंग करेंगे। उससे पहले कुछ जनरल सवाल और निकाल लेते हैं, जो इस चैप्टर में कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने बत आपको ये जो चैप्टर दिया है ना, 2-3 चैप्टर के साथ मिक्स करके दिया है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन देखो अपने आप समझ में आएगा मैं क्या-क्या मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। तो कह रहा है हाउ मैनी फाइव्स कितने 5 हैं इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस इन फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस में, ठीक है? जिससे पहले व्हिच आर प्रीसीडेड बाय जिससे पहले 7 आ रहा है एंड फॉलोड बाय 6 समझ रहे हो? ऐसे 5 पता करने इस पूरी डिजिट जितनी भी लिखी गई है इन डिजिट में ऐसे 5 पता करने हैं ऐसे 5 पता करने हैं कि जिससे पहले तो 7 आए और उसके बाद 6 आए। हिंदी में पढ़ लो और आसान हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या के क्रम में ऐसे कितने 5 हैं, जिनके पहले 7 और जिनके बाद में 6 है, ठीक है? तो जिनके पहले 7 है, जिनके बाद में 6 ऐसे कितने 5 नज़र आ रहे हैं? चेक कर लो भाई। यहाँ पहले 5 कहाँ-कहाँ है? ये रहा 5। इससे पहले 7 दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। क्या इसके बाद में 6 है? नहीं है। इस 5 के बाद ना पहले ना बाद में, ये भी नहीं है। इस 5 को देखना पहले 4 आ रहा है, नहीं है। फिर इस 5 को देखना जितने 5 है बस उनको देखते हुए चलो जल्दी से, इससे पहले 4 आ रहा है, ये भी नहीं है। ये 5 को देखना, इससे पहले 7 इसके बाद 6 बिल्कुल एक 5 मिल गया। फिर देखो और कोई 5 है, 5 है, 5 है, ये रहा। इस 5 से पहले 2 इसके बाद 6
और तो कोई 5 है ही नहीं, मतलब एक ही 5 दिख रहा है, जिससे पहले 7 है, जिसके बाद 6 है ना? कंसेप्ट बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। हालाँकि अब इस तरह के क्वेश्चन कम हो गए, इसलिए मैं रैंकिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लेके आया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन कम लेके आया हूँ, ठीक है? तो भैया एक ही 5 ऐसा है, तो एक ही 5 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर। कह रहा है ऐसे कितने इवन नंबर हैं, ऐसे कितने सम संख्याएं हैं इस सीरीज में, ईच ऑफ विच इज प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर, ठीक है ना? जिससे पहले क्या है, एक ऑड नंबर है, बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, मतलब उसके बाद कोई इवन नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसे इवन नंबर बताने जिससे पहले ऑड तो आए बट उसके बाद में इवन ना आए। क्या कह रहा हूं, देखना, कोई भी इवन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कोई भी इवन नंबर जिससे पहले कोई ऑड संख्या तो आ जाए, बट उसके बाद कोई इवन संख्या ना आए। तो इवन संख्या चेक करनी है, उससे पहले ऑड आना चाहिए, उसके बाद इवन संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके बाद ऑड ही आना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि इवन जो है ना, वो ऑड संख्याओं के बीच में घिरा है, ऐसा इवन संख्या पता करनी है जिसके दोनों साइड ऑड संख्या। ये तो मतलब बना इसका। चलो इवन संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले आया 4, 4 के इधर 3 है, 3 ऑड होता है, विषम होता है, सभी जानते हैं, बट इधर 8 है, ये नहीं बैठा, इस 4 को हटा दो। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा इवन नंबर आया, फिर आया 6, 6 के इधर 1 है, इधर 5 है, मतलब 6 ऐसी संख्या है जिसके इधर भी 1 ऑड होता है, एक ऑड संख्या, 5 भी ऑड संख्या होती है। विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े से भाग नहीं होती, 1 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, और 6 इवन संख्या 2 के पहाड़े से भाग हो जाता है। ऐसे करके इसको पढ़ते हैं, याद रखते हैं। तो 6 के दोनों साइड ऑड है, बात बन रही है। यहाँ देखना 2, 2 के साइड भी 3 है, इस साइड भी 9 है, बात सही बैठ रही है, मतलब 2 भी वो इवन संख्या है जिसके दोनों साइड ऑड है। 8 देखना, 8 के इधर भी 9 है, इधर भी 7 है, बिल्कुल सही बात है। 2 भी ऐसी संख्या बैठ रही है, 8 भी ऐसी संख्या बैठ रही है और 6 भी बैठ रही है, मतलब 3 ऐसी संख्याएँ हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के पहले एक विषम संख्या है, लेकिन उनके बाद एक सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है, तो विषम तो हो सकती है, तो विषम है, 7 है, इससे पहले ये है, यहाँ देखो 2, 2 से पहले 3 है, फिर 9 है, फिर यहाँ देखो 6 से पहले 1 है और 5 है ना? 3 ही संख्याएँ ऐसे मिल पा रही है, तो आंसर हो जाएगा 3। तो बेटा हर तरीके से सोच के चलना है। रीजनिंग का मतलब ही भाई कुछ भी सवाल वो इस तरीके का दे सकता है ना? ऑड इवन ऑड करके दे देगा, जोड़ करने के लिए बोल देगा, घटाने के लिए बोल देगा। तो भाई कंसेप्ट तो अपना लगाना है, ठीक है ना? ऐसे कितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ, तो बेहतर ये रहेगा आप अपने कोई भी जो आपके पास बुक है, चाहे वो लूसेंट की बुक आती हो, चाहे वो अरिहंत की बुक आती हो, चाहे कोई और सा मॉड्यूल है, उनमें से बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, क्या करना है, और थोड़ा-सा कैलकुलेशन करने की स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ होगी, ये बात पक्का है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़ना। कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या आती है ना? हाउ मेनी 8 आर फॉलोड बाय इवन नंबर एंड प्रोसीड बाय ऑड नंबर? किसमें? नीचे ये दी हुई संख्या में, हालाँकि क्वेश्चन ये पूरा नहीं लिखा है, पर नीचे दी गई ये जो संख्याएँ हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने ऐसे 8 हैं, ठीक है? जिसके बाद सम संख्या आ रही है और पहले विषम है। समझ रहे हो? 8 इससे पहले होना चाहिए ऑड और उसके बाद होना चाहिए इवन, ठीक है? ऑड होना चाहिए और उसके बाद होना चाहिए इवन, ऐसे 8 ढूँढने हैं। तो चलो 8 इससे पहले ऑड है, इसके बाद में इवन है, बिल्कुल है, पहला 8 मिल गया। ये 8 इससे पहले ऑड है, दूसरा भी ऑड है, ये 8 नहीं होगा। ये 8 इससे इधर इवन है, ये भी नहीं होगा। ये 8 इससे इधर इवन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर इवन होनी चाहिए, इधर ऑड होनी चाहिए, है ना? फिर ये 8 इससे इधर ऑड है, इससे इधर इवन है। ये तो बोल रहा हूँ, लेफ्ट में ऑड होना चाहिए, राइट में इवन होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है? बिल्कुल बात सही बैठ रही है। तो एक ऐसा 8 मिल गया और 2 ऐसे 8 मिल गए और 8 देखो, इसके इधर इवन है, ये नहीं होगा। ये 8 है, इसके भी इधर इवन है, नहीं होगा। ये 8 है, इसके इधर देखो ऑड है, इधर इवन है, ये होगा। ये 8 है, इसके इधर ऑड है, इधर इवन है, तो ये 8 है। तो कितने 8 मिल गए? 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे 8 मिल गए, खत्म था। यही ढूँढना होता है, जल्दी से ढूँढना होता है। इन सवालों पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना होता अगर इस तरह के सवाल आते हैं। क्लियर है? चलिए, कह रहा है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर? बताओ इन सीरीज ऑफ नंबर में अगला क्या आएगा? हालाँकि ये नंबर सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन है, पर जल्दी से देख लेते हैं। देखो यहाँ 2, 2, 3, ठीक है? फिर हो रहा है 2, 3, 4, ओके। फिर है 2, 3, 4, 5, दिख गया क्या इसमें हो रहा है? 2, 3, 4, 5, 6 पैटर्न दिख गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बस थोड़ा-सा फोकस करना होता है। 8 तो ऑप्शन में नहीं है, बट NONE है ना? NONE, तो नन ऑफ दीज़ यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, 8 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज़ का आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज़ भी आंसर हो सकता है, बट जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो 5 वाला बस मैंने
डाल दिया, है ना? हालाँकि मैंने क्वेश्चन जो है इस तरीके से देखा था और उसमें थोड़ा-सा मैंने ऐड ऑन करा, तो शुरू में मैंने देखा कि इसमें ऑप्शन बैठ रहा था, पर जैसे ही मैंने इसमें ऐड ऑन करा तो ऑप्शन में नहीं आया, तो इसलिए मैंने 5 ऑप्शन नन ऑफ दीज़ इसमें डाल दिए, ठीक है? चलिए, कह रहा है इफ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, चलो पहले मैं पूरी संख्या लिख लूँ, 3, 6, 7, 5, 2, 4, 9 ये पूरी संख्या है। कह रहा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, तो ऑड कौन-कौन सी है? 3 है, 7 है, 5 है, 9 है। यही ऑड संख्या है। कह रहा है इनमें से कितना जो है माइनस करना है। अच्छा 3 इज एडेड, नहीं, शुरू शुरू में पढ़ा ना 2 इज सब्ट्रैक्टेड, 2 सब्ट्रैक्ट करना है भई, वो तो आगे इवन में ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑड वाली संख्याओं में से, तो ये भी ऑड है 2 माइनस, ये भी ऑड है 2 माइनस और ये भी ऑड है 2 माइनस। चलो कर देता हूँ। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया बचा कितना 5, 5 में से 2 गया बचा 3, 9 में से 2 गया बचा 7। ये बची हैं संख्याएँ। अब कह रहा है एंड 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, जितनी सम संख्या है उसमें 3 जोड़ना है, 6 और 3 9, 2 और 3 ये आ गया 5, 4 और 3 ये आ गया 7। ये संख्याएँ आ गई, मतलब ये नई संख्या आ गई अब, ठीक है? इन द नंबर, नंबर दे रखा है, हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर ट्वाइस, कितनी संख्याएँ जो हैं दोबारा दिखेंगी इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म, जो नया नंबर मिला है उसमें कितनी संख्याएं 2 बार दिख रही हैं। तो बेटा हमें साफ-साफ यहाँ 7 2 बार दिख रहा है, 5 2 बार दिख रहा है। कितने सरल से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी बच्चे इसमें भी बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। डायरेक्ट नंबर लिखो भैया, जो घटाने वगैरह घटा दो, जो जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ दो। तो 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या 2 हैं जो 2 बार रिपीट हो रही है, 5 और 7। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट इन द नंबर, तो भैया नंबर लिख लेता हूँ 5 3 1 4 6 8 7, ठीक है? विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट अरेंज्ड इन रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद द नंबर। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं इन्हीं नंबर को लगा दूं तो ये कह रहा है कि कितने नंबर अनचेंज रहेंगे, कितने नंबरों में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो बेटा असेंडिंग का मतलब पता होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या बेटा 1 है यहाँ पे। फिर उसके अलावा देखो 1 के बाद कौन सी संख्या है? 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 8 है। बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ये हमें पता होना चाहिए, अवरोही और आरोही टर्म, ठीक है? अवरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उसके बाद छोटी संख्या। आरोही का मतलब है कि पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी-बड़ी संख्या में आप लिखते हुए चलोगे। मान लो इसको तो मैंने कह दिया भाई असेंडिंग ऑर्डर, है ना? बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलूँ तब बोलूँ क्वेश्चन, तो पहले तो असेंडिंग वाले का आंसर निकाल लो। कह रहा है भाई नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो बताओ कौन-कौन सी संख्या अनचेंज्ड है? तो 3 देखो अनचेंज्ड है, 6 देखो अनचेंज्ड है और बाकी तो सारी चेंज हो गई, है ना? बाकी सारी चेंज हो गई। ऐसी 2 संख्याएँ। बट अब मैं क्वेश्चन पलट दूँ, मैं कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में लगा लो। पहले हो गया 8, फिर हो गया 7, फिर हो गया 6, फिर हो गया 5, फिर हो गया 4, 2 नहीं है, 3 है, 1 है। तो ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनका कोई भी चेंज नहीं हुआ है? तो मुझे केवल एकमात्र 5 ही दिख रहा है। यहाँ से चेक करना है भाई, मैंने तो उन्हीं को अरेंज कर दिया ना। यहाँ से चेक करना है इस वाली संख्या से। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, देखो यहाँ 3 है, 1 भी संख्या नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नन, है ना? कोई भी संख्या नहीं है, अगर डिसेंडिंग में पूछा जाए तो। हमें इससे रिलेट करना है क्योंकि हम इस संख्या से देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है इन ए क्लास, अच्छा अब आ गए हैं क्वेश्चन जो हमें लगाने हैं, अप्लाई करने हैं। सीखते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट। कह रहा है इन ए क्लास बॉयज स्टैंड इन ए सिंगल लाइन, बच्चे एक सिंगल लाइन में खड़े हैं, ठीक है? वन ऑफ द बॉय इज 19 इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड। बोथ द एंड का क्या मतलब बना? मान लो एक लाइन लगाई बच्चों ने, ठीक है? भाई बोथ हैंड का मतलब क्या है? ऑब्वियस है भाई, ये अगर एक लाइन है तो ये वाला आपका उल्टा हाथ है ना, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड कह सकता हूँ। ये वाला सीधा हाथ है ना, इसको राइट हैंड कह सकता हूँ। है ना? ये लेफ्ट हैंड है। क्या इससे कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर, ये हमने डायरेक्शन में ही पढ़ा था। सीधे हाथ वाले को राइट मान रहे हैं, ऑब्वियस है, जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो राइट है और जो उल्टे हाथ वाला दिख रहा है ऑब्वियस है स्क्रीन पे हमें वो लेफ्ट दिख ही रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास 2 एंड है, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। कह रहा है क्लास में एक बच्चे खड़े हैं लाइन में, जिसमें एक बच्चा जो है ना, वन ऑफ द बॉय इज 19th 19वें नंबर पे आ रहा है। चाहे आप इधर से उल्टे हाथ की तरफ से नंबरिंग देख लो उसकी, चाहे आप सीधे हाथ की तरफ से नंबरिंग देख लो। दोनों ही साइड से वह 19वें नंबर पे आएगा। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं? पहले 19 बच्चे से पहले तो बेटा जी आप जरा ये देखो कि अगर मैं कहूँ क्लास में अ, अगर एक बच्चा है जो दोनों ही एंड से मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही एंड से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो बताओ क्लास में कितने बच्चे होंगे? पहले तो छोटे से ही चलते हैं।
तो जरा समझो 1, 2, 3, 4, 5 अगर क्लास में 5 बच्चे हैं, है ना? इनकी नंबरिंग कर दी भाई, बच्चों को नंबरिंग करके खड़ा कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं। अब इस बच्चे को देखूँ, अगर ये लेफ्ट हैंड से चले तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर राइट हैंड से देखूँ तब भी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं? तो 1, 2, 3 है कि नहीं? तीसरे नंबर पे ही आ रहा है। बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर क्लास में 5 बच्चे हैं ना, तो जो तीसरे नंबर वाला बच्चा होगा, वो लेफ्ट हैंड से भी तीसरे नंबर पे ही आएगा और राइट हैंड से भी वो तीसरे नंबर पे ही आएगा। क्लियर है? और कई बार हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कि वो लेफ्ट से भी 3 पे आ रहा है, राइट से भी 3 पे आ रहा है, 3 और 3 क्लास में हो गए बच्चे 6। बट बेटा एक बार ध्यान रखना कि जो तीसरे नंबर वाला बच्चा है ना, आप उसको 2 बार गिन रहे हो, इधर से भी गिन रहे हो और इधर से भी तो गिन रहे हो भाई। 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है? तो क्या करना है, जितने भी बच्चे आएँगे बस उसमें से एक कम कर देना है। जितने भी बच्चे आएँगे उसमें से एक कम कर देना है। सिंपल सा फंडा है। तो 6 में से 1 गया कितना आया? 5। तो बच्चे कितने होंगे? 5। अब वही फंडा यहाँ लगाओ। जो 19वें नंबर वाला बच्चा है, बिल्कुल हम करेंगे कि भैया 19-19 दोनों साइड से 19वें नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बट बट जो 19वें नंबर वाला बच्चा है, उसको आपने 2 बार गिन लिया, तो 1 बार कम कर दो, है ना? तो कितना आ जाएगा? 99, 38 और 1 घटाया 37। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारा एक हमने क्या निकाला? टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकाले, है ना? टोटल बच्चे यही तो पूछा था क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था, वो हमने निकाल लिया। बट अब यहाँ से एक फ़ॉर्मूला ही बन गया। क्या फ़ॉर्मूला बना? अगर जब भी मुझे टोटल बच्चे निकालने हो, मुझे लेफ्ट से बच्चे दिए हों और राइट से बच्चे दिए हों, उसमें से क्या करना है? एक बस घटाना है, ये हमारा फ़ॉर्मूला ही बनता है और काफ़ी जो लोग हैं, उसी फ़ॉर्मूले से पढ़ाते हैं कि टोटल बराबर कितना? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बट ये फ़ॉर्मूला कैसे बना? आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? हमने 5 बच्चों के इस हिसाब से समझा कि भाई जो तीसरे नंबर वाला बच्चा है वो 2 बार आ रहा है, तो 1 बार क्या कर दिया? कम कर दिया। तो हमारा फ़ॉर्मूला क्या बना था? लेफ्ट से जितने नंबर पे आ रहा है, राइट से जितने नंबर पे आ रहा है, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, तो भैया हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। टोटल नंबर स्टूडेंट का फ़ॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये फंडा बन जाएगा। तो माइनस 1 क्यों करा है? क्योंकि एक जो पोज़ीशन है वो 2 बार रिपीट हो रही है। आई थिंक फंडा, लॉजिक सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सोहन रैंक 17 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर क्लास? तो भैया सरल है, पिछला ही क्वेश्चन है, आपकी टॉप और बॉटम वाला दे दिया, ठीक है? टॉप पे है, बॉटम पे है, ठीक है? टॉप से तो कितने नंबर पे है? टॉप से वो कितने नंबर पे है? सोहन रैंक 7th। तो भैया टॉप से तो वो 7वें नंबर पे है, क्लियर है? बॉटम से 26 नंबर पे है, ठीक है? जिस भी वो नंबर पे होगा, आपको पता है भैया वो 2 बार काउंट हो गया क्योंकि एक ही बच्चे की बात कर रहा हूँ ना, तो 2 बार काउंट हो गया होगा। तो भाई क्या करना है? 27 प्लस 26 कितने हो गए? 33। ऑब्वियस बात है बच्चे हो गए। बट उसी बच्चे को मैंने एक बार 7वीं पोज़ीशन पे गिन लिया, एक बार 26वीं पोज़ीशन पे गिन लिया, मतलब उसको 2 बार गिना है। तो एक बार क्या कर दूँगा? कम कर दूँगा। तो कितने बच्चे हो गए क्लास में? 32 बच्चे हो गए। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? फॉर्मूला देख लो, टोटल बराबर कितना देखा था? लेफ्ट प्लस राइट या फिर यहाँ टॉप बॉटम है, तो यहाँ टॉप बॉटम लगा लो। ठीक है ना? तो टोटल का क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल का क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल बराबर कितना? लेफ्ट लेफ्ट क्यों लिखवा रहे हो बार-बार? टॉप लिखवाओ ना, टॉप प्लस बॉटम क्योंकि यहाँ टॉप बॉटम की बात कर रहा है ना? टॉप बॉटम -1 टॉप से 7वें नंबर पे, बॉटम से 26वें नंबर पे -1 क्यों -1? क्योंकि इसकी पोज़ीशन हमने 2 बार काउंट कर ली, एक बार 7वें नंबर पे, 26वें नंबर पे, तो भैया कितनी रैंक होगी या उसकी जो भी रैंक निकाल रहे हो, नंबर निकाल रहे हो, वो 32वां आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए, सरल क्वेश्चन है बट अभी थोड़े डिफिकल्ट टाइप वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, करेंगे, समझेंगे। कह रहा है सुनीता इज 11 फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ए रो ऑफ गर्ल, हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन दैट रो? तो भैया ये तो पहला ही क्वेश्चन हो गया, इसका तो आंसर आप मुझे वीडियो पॉज करेंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे, सुनीता करके डैश डाल के उसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है? तो मुझे समझ में आएगा आप सुने सुनीता वाला जो क्वेश्चन किया, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी लिख दोगे ना किसी का आंसर जो 11 है, तो फिर मेरे पल्ले तो नहीं पड़ेगा आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ठीक है? एक काम और कर सकता हूँ मैं, हाँ, ये कि हर क्वेश्चन के आगे नंबर डाल दूँ, ताकि नंबर मैंने हालाँकि एक लाइन पिछली क्लास में बोली थी, बट सॉरी मैं भूल जाता हूँ इस चीज़ को, बट हाँ, फिर इस चीज़ को ध्यान रखूँगा कि भाई नंबरिंग ज़रूर कर दूँ। आई थिंक मैं नंबरिंग इसलिए भी नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन्स मुझे मिलते रहते हैं ना, तो मैं ऐड ऑन उसमें करता रहता हूँ कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसको भी ऐड ऑन कर दो। तो बीच में जो सेम टाइप है वो ऐड करता रहता हूँ। तो आई थिंक शायद नंबर डालने का रीज़न मेरा ये भी है। क्लियर है? बट कोशिश करूँगा अगली क्लास से नंबर डालूँ, बट फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, सुनीता करके उसका जो है आंसर आप लिख देंगे। पॉज़ करके आंसर आ जाना चाहिए। अब तो मुझे लगता है मैंने बातों में इतना टाइम निकाल दिया, अब तक आंसर आ भी गया होगा। तो क्या कह रही है सुनीता 11वें नंबर पे है, दोनों ही साइड से, है ना? तो कितनी गर्ल्स होंगी उस रो में? तो भैया दोनों ही साइड से 11वें नंबर पे है, तो दैट मीन्स उसको 2 बार गिन लिया गया। 11, 11, 22 और 1 घटा दो 21, है ना? तो भई टोटल बराबर कितना है? लेफ्ट है, राइट है, -1 है। क्यों है? लेफ्ट से भी 11वें राइट से भी 11वें -1 तो 22 में से 1 गया
कितना बचा 21 बचा, दैट मीन्स क्लास में 21 बच्चे हैं, उस रो में 21 गर्ल्स हैं, ये बात मुझे समझ में आती है। क्लियर है? क्यों -1 करता हूँ, इसका रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि भई जब 11वें नंबर पे दोनों साइड से आने हैं तो आपने उसको 2 बार गिन लिया है, 2 बार गिन लिया तो 1 बार कम कर दो, तो भई 1 ही बार गिनी जाएगी। अगला क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, महेश रैंक 16 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द टॉप? टॉप से क्या रैंक होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो क्लास में कितने स्टूडेंट टोटल? 52 42 कितना है? लेफ्ट प्लस राइट है, -1 है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 42 हैं, ठीक है? अच्छा टॉप बॉटम करना है, टॉप बॉटम कर लो, फॉर्मूला यही है, ठीक है? टॉप बॉटम कर लेते हैं इसे, ठीक है? टॉप है, बॉटम है। टॉप से हमें निकालना है, बॉटम से 16 दिया है, -1, ठीक है? तो -1 इधर जाएगा, तो 43 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? टॉप अच्छा 16 को भी इधर भेज देते हैं भाई, सारी डिजिट है, सारी ही डिजिट है। और टॉप बराबर कितना आ जाएगा? 42, ये -1 इधर भेज दूँगा, ये आ जाएगा +1, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? -16। तो 42 में से 1 गया 42 और 1 43 हो गया, -16, ये कितना आ गया? 37 और ये आ जाएगा 27, ठीक है? तो उसकी रैंक टॉप से कितनी होगी? 27 होगी। एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान पहले तो इसको ही ध्यान में रखिएगा, इससे ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर है? क्यों -1 करा? फिर से वही कहानी, क्योंकि भाई जब 16वीं रैंक उसकी दे दी है, फिर ऊपर से गिनोगे वो भी 16वीं आएगी, तो भैया एक रैंक 2 बार गिनी है, इसलिए कितना करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। बहुत सरल सी बात। आगे, Anu and Vinay are ranked 7 and 11 respectively from top in a class of 31 student। ठीक है, अनु और विनय दोनों को रैंक दी गई है, कितनी? 7वीं और 11वीं रैंक, ठीक है? टॉप इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, 31 बच्चे हैं। व्हाट विल बी देयर रेस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ द क्लास? तो बॉटम ऑफ द क्लास से क्या होगी? मतलब दोनों को देखो अलग-अलग रैंक दी है, निकाल लो भाई, 31 बच्चे हैं, तो टोटल बराबर कितना? वही भैया टॉप बॉटम -1, ठीक है? पहले विनय की निकाल लो या अनु की निकाल लो, जिनकी आपको निकालनी है। अनु, ये हो गए विनय, दोनों में से जिसकी आपको निकालनी है, ठीक है? चलो अनु की निकाल लेते हैं। अब भाई टोटल कितने बच्चे हैं? 31 बच्चे हैं। टॉप से रैंक कितनी है? पहले वाले जो बच्चे हैं, ठीक है? अनु विनय 7, टॉप से 7th है, 7th रख देता हूँ। तो बॉटम से निकालने को कह रहा है ना? बॉटम से व्हाट इज रेस्पेक्टिव रैंक? बॉटम, बॉटम से बोल रहा है, तो -1, तो भाई इसको कर लो 32, इधर जाएगा हो जाएगा 32 और ये जाएगा -7 इक्वल टू बी। तो ये बी बराबर कितना आ जाएगा? 32 में 7 गया, बोलो 25, तो 25वीं रैंक आ जाएगी और 25वीं रैंक से मेरा आंसर मिल गया है, इनकी निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो टी बराबर कितना? टी प्लस बी -1, टी ये टोटल वाला है, टोटल 31 बच्चे हैं। टॉप से विनय की रैंक कितनी है? बोलो, विनय की रैंक 11th है ना? बॉटम -1, तो 31 और एक 32, 32 में से 11 गया इक्वल टू बी, 32 में से 11 गया, कितना बचा? बोलो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 21, 21वीं रैंक होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली 21 आ ही रही थी, हमने एक आंसर निकाला, उससे हमारा आंसर आ गया था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, आराम से निकालो, बहुत प्यारे-प्यारे क्वेश्चन, ठीक है? लगता है बहुत हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, कांसेप्ट आपने समझ लिया होगा कि एक ही रैंक 2 बार गिनी जा रही है, इसलिए हम -1 कर रहे हैं। क्लियर है? आगे, इन ए रो ऑफ बॉय, बच्चों का कोई रो है, राजन इज 10th फ्रॉम द राइट एंड सूरज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, एक बच्चे को राइट से दिया गया है 10वें नंबर पर, एक बच्चे को लेफ्ट से दिया गया है 10वें नंबर पर, ऐसा कुछ कह रहा है ना? अच्छा, मैंने राइट लेफ्ट उल्टी-सुल्टी साइड लिख दिया, कोई बात नहीं। अरे भैया कहाँ भागने की पड़ी है? ठीक है, चलो, ये देखो राजन जो है राइट से है, तो राजन राइट से, आर फॉर राजन, आर फॉर राइट ही दे रखा है। सूरज जो है वो लेफ्ट से है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से सूरज 10वें नंबर पे, राजन जो है अच्छा वो भी 10वें नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन राजन एंड सूरज इंटरचेंज देयर पोजीशन, अच्छा इंटरचेंज करते हैं इनकी पोजीशन को, तो कह रहा है सूरज विल बी 27 फ्रॉम द लेफ्ट। सूरज जो है अब वो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 27वां हो जाएगा जब इनकी पोजीशन चेंज कर दी, है ना? अब बेटा ये लेफ्ट नहीं, अब ये राइट से है ना? इसकी जो पोजीशन है राइट साइड में पहुंच गया, बट लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन निकालो, 27वां आ गया, मतलब शुरू में लेफ्ट से 10वें नंबर पे था, अब ये 27वें नंबर पे आ गया, तो रैंक में कितना ऐड हुआ? सर इनकी रैंक में 10 और 17 27 हो जाएगा, 17 ऐड हुआ है। तो ऑब्वियस बात है राजन जितना इनकी रैंक में होगा, भाई जब आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है जब इसकी रैंक 17 जुड़ी है, तो उसकी भी कहीं न कहीं 17 ही जुड़ी होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो 17 है और 10 है इनकी रैंक, इसमें 17 जोड़ दूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। क्या मेरे ऑप्शन में 27 है? मेरे ऑप्शन में 27 ऑप्शन नहीं है, तो दैट मीन्स आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। बहुत सरल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है। 2 बंदे जब आपस में एक-दूसरे की पोज़ीशन इंटरचेंज करेंगे, अगर हमने ये निकाल लिया कि एक की पोज़ीशन में कितना जुड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है दूसरे की पोज़ीशन में भी उतना ही जुड़ेगा भाई, आपस में तो इंटरचेंज हुए हैं। तो अगर मैं 5वें स्थान पे गया हूँ
तो कोई अपनी जगह से उठ के मेरे स्थान पे आएगा, दैट मीन्स मेरे वाले मैं 5वें था, तो 5वें स्थान पे ही आया होगा, तो दैट मीन्स उसमें भी 5 ही ऐड ऑन होगा। ये बात चीज़ें मुझे समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। A is 17 फ्रॉम द लेफ्ट, B is 24 फ्रॉम द राइट। ठीक है? चलो, A जो है वो 17th है लेफ्ट से, B जो है वो 24th है राइट से। ठीक है ना? राइट है तो राइट कर देता हूँ, ये लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ। क्लियर है? इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, बी विल बिकम 30 फ्रॉम राइट, हाउ मेनी पीपल इन बिटवीन देम, उनके बीच में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, चलो भाई, बी विल बी बिकम, बी कौन है भाई, ये है। ठीक है, ये राइट से 30th पोजीशन पे आ जाएगा, राइट से ये 30th पोजीशन पे आ जाएगा। दैट मीन्स कितना इजाफा हुआ है इनकी रैंक में, 6 का हुआ है, तो इनकी रैंक में भी कितना इजाफा हो जाएगा, 6 का इजाफा हो जाएगा। दैट मीन्स ये 23वें नंबर पे आ गए, तो ये 30वें नंबर पे आ गए। अब यहाँ अंतर कितने का है, 7 का है, तो इनके बीच में बच्चे कितने आने चाहिए, 7 बच्चे आने चाहिए। बट 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 बात को समझिएगा कि यहाँ बच्चे 7 नहीं आएंगे, 7 में से 1 कम आएगा। व्हाई? क्योंकि एक पोजीशन फिर से वही 2 बार गिन ली है, तो बच्चे कितने जाएंगे, 7 माइनस 1, दैट मीन्स इनके बीच में कितने बच्चे आने चाहिए, इनके बीच में 6 बच्चे आने चाहिए। व्हाई? सेम रीजन, एक रैंक 2 बार गिनी गई है, एक रैंक 2 बार गिनी गई है। क्यों गिनी गई है, आप करके देख लो, 24 से 30 पे आए, 17 से 23 पे आए, दैट मीन्स एक ही नंबर को आपने 2 बार कैलकुलेट करा है, तो इसलिए क्या करा आपने, डिफरेंस देखा 7 का, 7 नहीं आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6, क्योंकि एक रैंक 2 बार यहाँ पे एड ऑन हुई है। क्लियर? आगे बढ़ो। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, रवि इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो रवि जो है वो लेफ्ट साइड से, आप जानते हैं वाली लेफ्ट साइड है, उल्टा हाथ है आपका। ठीक है, तो यहाँ से 12वें पोजीशन पे है, 12th पोजीशन पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो ये रवि है, मैं यहाँ रवि लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मनोज जो कि 30th नंबर पे है। ठीक है, ये पोजीशन 30th है, मनोज है, कहाँ से है, राइट से है, तो राइट वाली साइड से। यही क्वेश्चन में कह रहा है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ये रवि इसकी जगह पे आ गए और जो है मनोज रवि की जगह पे आ गए। तो कह रहा है रवि विल बी 20th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से पहले 12 थे, अब कितने नंबर पे आ गए, अब ये 20th नंबर पे आ गए। क्लियर है बात, ये 20th नंबर पे आ गए, इतनी बात मुझे क्लियर हो गई। और मनोज जो है वो जो है 30th नंबर पे थे, अब वो उनकी जगह पे आ जाएंगे, इस बात को समझना है। ठीक है, जब भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो समझना नेट नई पोजीशन कितनी आई, 20 प्लस 30, ये 50वीं पोजीशन आई होगी। बट आपको पता है जब पोजीशन इंटरचेंज हुई होगी तो एक पोजीशन 2 बार रिपीट हुई है, क्यों, क्योंकि वो 12 से 20 पे आए, फिर 20 से, ऑब्वियस बात है इधर जब इंटरचेंज करेंगे तो आप जरा समझिए कि एक ही पोजीशन 2 बार रिपीट हुई है। मैंने कंसेप्ट रिपीटिंग वाला ऑलरेडी आपको बताया था, तो जब एक पोजीशन 2 बार रिपीट हुई है तो आप इसको कंसेप्ट को लगा लीजिए। तो 20 ये हो जाएगा प्लस 30 माइनस 1, या फिर सिंपल फॉर्मूला ये भी लग जाएगा कि टोटल आपको निकालना है, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा लेफ्ट से कितनी है, ये राइट से कितनी है, और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो वही फंडा यहाँ पे लगाया है। तो 20 प्लस 30 कितना है, 50, 50 में से 1 गया, कितना आ गया 49, तो वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लग सकता है। अदरवाइज सोच के भी देखो कि भाई जब इनकी पोजीशन इंटरचेंज हुई, ये 20वें नंबर पे आ गए लेफ्ट से, तो ऑब्वियस बात है ये जो इनिशियल पोजीशन है वो 30वीं है, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, और ऑब्वियस बात है एक पोजीशन तो 2 बार रिपीट होगी ही होगी, तो दैट मीन्स ये कितने नंबर पे आ गए, 49वें नंबर पे, या मैं बोलूँ कितने बच्चे उस लाइन में आ गए, 49 बच्चे उस लाइन में आ गए। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? तो टोटल निकालने का सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखिएगा। आगे, रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, जरा देखना, रवि जो है वो 12th नंबर पे है। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन लग रहा है। और मनोज जो है वो 30th नंबर पे है ना, 30वें नंबर पे है, कहाँ से, राइट से, राइट से है मनोज। ठीक है, इसके बाद इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये पोजीशन को बदल लेते हैं तो रवि बिकम 20 फ्रॉम राइट, बेटा जी 20 फ्रॉम राइट। अब जरा बात को समझना, राइट से 20 हो रहे हैं, राइट से अगर 20 हो जाएंगे तो ये हमारा डाटा ही जो कंसेप्ट है क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इंटरचेंज पोजीशन को करेंगे तो बेटा जिस साइड से उसकी पोजीशन दी जा रही है ना, उसी साइड से दी जानी चाहिए, बट इन्होंने बदल दिया, इन्होंने शुरू में लेफ्ट दिया है, बट जब पोजीशन चेंज हो गई तो उन्होंने क्या बोल दिया कि राइट से कितना होगा। और एग्जैक्टली बोलूं तो ऐसी कंडीशन में हमें नहीं पता होता कि राइट में अभी कितने बच्चे एग्जैक्टली हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर नहीं निकाल सकते। अगर रवि लेफ्ट से दिए गए हैं तो पोजीशन चेंज होने के बाद भी उनकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से ही दी जानी चाहिए। जैसा कि पिछला सवाल आप देख लीजिए कि जब यहाँ शुरुआत में 12वें पोजीशन थे लेफ्ट पे, है ना, इंटरचेंज हुई पोजीशन, उसके बाद भी रवि 20वीं पोजीशन पे, कहाँ से, लेफ्ट से, ना कि राइट से। राइट से यहाँ भी होता तो ये डाटा इनसफिशिएंट हो जाता। तो ध्यान में रखना जब भी पोजीशन इंटरचेंज होगी, सेम मनोज के लिए भी अगर मैं कह दूं, मनोज का दिया रहता है कि 30th रैंक है, जब ये इंटरचेंज करी पोजीशन तो इनकी मान लो 20वीं रैंक हो गई,
ठीक है, 20वीं रैंक हो गई कहाँ से? राइट से। ये बात ध्यान में रखना किस तरफ से है। अगर राइट से है तो राइट से ही दिया होना चाहिए, लेफ्ट से है तो लेफ्ट से दिया होना चाहिए। अगर राइट से लेफ्ट से दिया है मतलब उल्टी साइड से फिर गिनती करा रहा है तो एग्ज़ैक्टली बोलूँ हमें नहीं पता होता इस साइड में और कितने बच्चे हैं, तो जिससे हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं निकल पाता, तो ऐसी कंडीशन इनसफिशिएंट या फिर रॉन्ग डाटा वाली होती है। क्लियर है? चलिए आगे। अतुल इज़ 8th फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए, अतुल जो हैं वो 8वें नंबर पे हैं, ठीक है? 8वें नंबर पे अगर अतुल है, तो मुझे पता है ना इससे पहले कितने बच्चे होंगे? सर इससे पहले ऐसे 7 बच्चे। क्लियर है? तो 8वें नंबर पे मतलब 7, अतुल 8वें नंबर पे, ऐसे कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो कह रहा है ध्रुव इज़ 11th फ्रॉम राइट। चलो, ये ध्रुव है, जो राइट भई आप सभी को पता है ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो भई राइट से वे जो है 11वें नंबर पे हैं, तो मतलब इससे पहले 10 बच्चे हैं और ये 11वें नंबर पे कौन है? ध्रुव है। बहुत सिंपल सी बात। कह रहा रवि इज एट 6 पोजीशन राइट ऑफ अतुल। तो अतुल के राइट में है, सीधे हाथ में है। कौन है? रवि है। ठीक है, रवि है। 6 पोजीशन पे है। तो दैट मीन्स यहाँ बीच में 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे होंगे। छठे नंबर पे रवि होगा। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन चाहे तो। कह रहा अतुल इज 8 फ्रॉम लेफ्ट। भाई 8वें नंबर पे है तो पहले 7 बच्चे होंगे। 7 होंगे तो अतुल 8वें नंबर पे। बहुत सरल सी बात। अब इसके बाद देखना रवि इज 6 पोजीशन अच्छा फिर उसके बाद ध्रुव दिया है राइट से 11वें नंबर पे, तो भाई 11वें नंबर पे है तो ऑब्वियस बात है 10 बच्चे होंगे, उसके बाद 11वें नंबर पे ध्रुव है। क्लियर सी बात। तो कह रहा है रवि इज 6 पोजीशन राइट। तो रवि जो है वो 6 पोजीशन राइट में है, किससे? अतुल से। तो अतुल है, उसके 6 पोजीशन बाद रवि है। तो दैट मीन्स 5 बच्चे होंगे, उसके बाद छठे नंबर पे रवि होगा। बहुत सरल सी बात है। फिर आगे एंड एग्जैक्टली बिटवीन अतुल एंड ध्रुव। तो बेटा रवि कहाँ है? अतुल और ध्रुव, ये रहा अतुल, ये रहा ध्रुव, इन दोनों के बीच में है। तो बीच में अगर 5 इधर है, तो 5 भी इधर ही बच्चे होंगे। भाई दोनों के बीच का मतलब ही क्या है कि 5 बच्चे अगर इनके बीच में होंगे, तो 5 बच्चे इसके बीच में भी होने चाहिए। ठीक है? तो ये तो कह रहा है रवि, अतुल और ध्रुव के बिल्कुल बीच में है, सेंटर पे है ना? तो सेंटर का मतलब इधर भी अगर 5 बच्चे हैं, तो इधर भी 5 बच्चे होंगे। फिर इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन लाइन। इस लाइन में कितने बच्चे हैं? गिन लीजिए। अब इस वाली कंडीशन में आप देखोगे अतुल की एक ही पोजीशन आएगी, 2 पोजीशन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने केवल उसको नंबर दे दिया है ना। अतुल की एक ही पोजीशन है, रवि की एक ही पोजीशन है, ध्रुव की एक पोजीशन है। तो यहाँ -1 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बच्चे जोड़ दो। 7 बच्चे पहले थे, 8वें नंबर पे अतुल था, 8 बच्चे हो गए। 8 और 5 13, रवि आ गया 14वें नंबर पे। अगर ये भी पूछा जाए ना रवि कौन से नंबर पे है, तो उसकी पोजीशन में बता सकता हूँ वो 14वें नंबर पे है। क्लियर है? फिर से देख लो 7 बच्चे थे, अतुल था 8वें नंबर पे, तो 8वां नंबर हो गया, 8 और 5 13 हो गया, रवि आ गया 14वें नंबर पे। 14 और 5 कितना हो गया? 19 हो गया और फिर 20वें नंबर पे कौन आ गया? ध्रुव आ गया। 20वें नंबर पे ध्रुव आ गया, फिर 10 बच्चे और हैं, तो 20 और 10 30 हो जाएगा। दैट मीन्स उस लाइन में 30 बच्चे होंगे। सिंपल सा आंसर है, कांसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन देखो मैं फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। आप कांसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा हाँ भाई किस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, एक क्लास में 45 बच्चे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है? ए बॉय इज रैंक 20। तो जब 45 बच्चे हैं, तो किसी बच्चे की जो रैंक है क्लास में वो 20 है। ठीक है? इसके बाद व्हेन 2 बॉयज आर जॉइंड, अगर 2 बच्चे जॉइन कर लेंगे, ध्यान से समझना। और 45 है, 2 बच्चे जॉइन कर लिए, अब कितने बच्चे हो गए क्लास में? 47। हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1। अच्छा उसकी रैंक जो है 1 से घट जाती है, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है? अब बात को समझना, जब क्लास में 47 बच्चे 45 बच्चे थे, उसकी रैंक 20 थी। जब 2 बच्चे जुड़े 47 हो गए, तो बेटा पहली बात तो रैंक भी 2 जुड़ी होगी, मतलब उसकी 22वीं रैंक आ गई। क्लियर है इतनी बात? अब ज़रा थोड़ा-सा दिमाग ओपन कीजिए, अगर 47 बच्चे हैं, तो इस बच्चे की रैंक 2 बार हमने गिनी है। भाई 20वीं भी इसकी रैंक गिनी गई, 22वीं भी इसकी रैंक गिनी गई। फिर से सुन लो, 45 बच्चे थे, रैंक थी 20, 2 बच्चे जुड़े, 47 बच्चे हो गए। 47 बच्चे हो गए, तो ऑब्वियस बात है जब यहाँ 45 में 2 47 बच्चे जुड़े हैं, रैंक भी 2 जुड़नी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई जितने बच्चे जुड़ेंगे रैंक भी उस हिसाब से जुड़नी चाहिए। बट इस बच्चे को हमने 20वीं रैंक पे भी गिन लिया, 22वीं रैंक पे भी गिन लिया, मतलब एक ज़्यादा गिन लिया ना। जब ज़्यादा गिनते हैं तो मैंने आपको बताया था -1 कर दो। भाई एक ही चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो -1 कर दो, मतलब वो एक ही बार आ जाएगी। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में भी साफ-साफ बोला है कि जब 2 बच्चे जॉइन होते हैं, हिज रैंक वाज़ ड्रॉप्ड बाय 1 और उसकी रैंक कितनी से ड्रॉप होगी? 1 से ड्रॉप होगी। तो एक तो 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए ड्रॉप हुआ है और एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मीन्स कितना ड्रॉप होगा? -2 ड्रॉप होगा। अब क्या करना होता है? अब मुझे क्या निकालना है? जो व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। अब बताओ नई रैंक क्या होगी इसकी एंड से? तो वही सिंपल है, 47 टोटल बच्चे हो गए क्लास में। ठीक है? उसकी रैंक कितनी आई थी? 22 आई थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? जो हमने कांसेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग 22 आई। बट हमने क्या देखा? -2 का क्या आया? भई 2 का उसमें आया क्या? एरर आ गया, है ना? क्यों? क्योंकि समझो ज़रा बात को कि 20वें और 22वें नंबर पे 2 बार उसको गिना गया। तो भई -1 कर दिया, 2 बार गिना गया तो एक बार गिनने के लिए -1 करूँगा। प्लस क्वेश्चन में ये बोला है कि उसकी रैंक जो है 1 से ड्रॉप हुई है, तो -1 -1 -2 कर दूँगा। तो भई दोनों को जोड़ दो, -2 घटा दो, तो ये हो जाएगा कितना?
47 और ये हो जाएगा 20, 20 में 47 में से 20 गया, कितना बचा 27, तो उसकी रैंक कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। सिंपल सा सोच के देखिए क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से हल्का सा क्वेश्चन को फिर से बैक कीजिए, फिर से समझिएगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस फिर लगाइएगा, आपके इजीली क्वेश्चंस बनने लगेंगे। क्लियर है कि भाई 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए तो पहले देखो ना उसकी रैंक 20 थी, फिर 2 जोड़ दी 47 हुई, तो ऑब्वियस उसकी रैंक भी 2 से जुड़ी होगी, तो 22 होगी। बट हम जानते हैं उसको 2 बार गिन लिया हमने, एक बार 20वीं रैंक पे, एक बार 22वीं रैंक पे, तो 2 बार गिन लिया, तो एक बार गिनने के लिए एक -1 कर दूंगा। फिर क्वेश्चन में भी दिया है हिज रैंक वाज ड्रॉप बाय -1, तो उसकी रैंक है वो भी 1 से ड्रॉप हुई है, तो नेट कितनी ड्रॉप हुई -2, टोटल कितने हो गए 47 22, फिर -2 कर दो, 27 रैंक क्या आ गई। क्लियर है, आगे देखते हैं। कह रहा इफ देयर आर 25 बॉयज इन ए हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, इसमें कितने बच्चे हैं 25 बच्चे हैं, ठीक है। राहुल वाज शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट साइड, राहुल जो है ना बेटा, आप जानते हो ये लेफ्ट साइड है, ये वाली राइट साइड है। क्लियर, अब राहुल जो है वो 3 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट हो गया राइट की ओर, ठीक है ना। राहुल यहाँ था, आर फॉर राहुल, आर फॉर राइट, राइट की तरफ वो शिफ्ट हो गया। तो कह रहा ही ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन, वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, ठीक है, इन द रो। व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी ये बताना है। जरा इस तरह के क्वेश्चन को पहले एक बेसिक से समझते हैं। अगर मान लो एक रो में टोटल 5 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब 1 2 3 4 5 है, तो आप जानते हैं 3 वो नंबर है जो बिल्कुल बीच में आ रहे हैं 5 नंबर के, है ना, क्योंकि 3 के इधर भी 2 संख्याएं हैं, 3 के इधर भी 2 संख्याएं हैं, दैट मीन्स 3 क्या है मिडल है, 3 है मिडल। क्लियर है। और जब भी आपके पास ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर का मिडल पोजीशन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं n+1 अपॉन में 2 करते हैं। n क्या है टोटल संख्या, टोटल संख्या कितनी है 5 है, तो n बराबर 5 लिख देता हूँ, 5 + 1 अपॉन में कितना 2, दैट मीन्स 6/2 3, तो 3 वो संख्या होगी जो 5 1 और 5 के बीच में होगी। क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ भाई ये आप जानते हैं लेफ्ट है, ये राइट है, मैं कहूँ एक में अगर 2 जोड़ दूं, है ना, एक वाली पोजीशन में अगर मैं 2 जोड़ दूं, मतलब 2 पोजीशन शिफ्ट कर दूं, एक को अगर 2 पोजीशन शिफ्ट कर दूं, तो बताओ वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है। और समझो, देखो मैं कह रहा हूँ लाइन है उसमें 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे हैं, ऑड नंबर है, तो मैंने बताया था सेंटर वाला निकालना है, तो एक जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 7 और 1 8, 8/2, दैट मीन्स कितना आ गया 4, तो 4 वो संख्या होगी जो बिल्कुल बीचों बीच होगी। देखो 4 के इधर भी 3 ही संख्या है, इधर भी 3 ही संख्या है, तो 4 हो गया इसका मिडल पे। क्लियर है। अब मैं कहता हूँ पहली पोजीशन पे राहुल बैठा है, अब राहुल को 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, तो 1 पोजीशन, क्योंकि 1 पे तो बैठा ही है, फिर उसके बाद 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, 2 और 3, तो किस नंबर पे आ गया, तीसरी पोजीशन पे आ गया। क्लियर है। अब मैं कहूँ उसको 3 पोजीशन किसका दूँ, तो भैया 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, कहाँ आ जाएगा, मिडल पे आएगा कि नहीं। तो यही कंसेप्ट अब यहाँ भी लगाना है। भाई क्लास में अगर टोटल 25 बच्चे हैं, ऑड है, ऑड में क्या करूँगा, +1 करूँगा, बट्टे में 2 करूँगा। क्लियर है। तो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26, 26/2 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो मुझे समझ में आता है पहली बात, जो मिडल पोजीशन होगी वो 13वां होगा। ठीक है। अगर राहुल 3 पोजीशन शिफ्ट हुआ है, तो वो 13वें नंबर पे आ गया, मिडल पोजीशन पे आ गया। क्लियर है। राहुल 13वें नंबर पे आ गया, मिडल पोजीशन पे आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जब वो 3 प्लेस शिफ्ट हुआ, जब वो आया है, तो पढ़ लो, राहुल वाज शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस, जब वो 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है ना, तब वो मिडल पोजीशन पे आया है उस रो की। ठीक है। 13वें नंबर पे जब आया है वो, जब 3 पोजीशन खिसका है, तो भाई 13 नंबर पे आया है, 3 पोजीशन खिसका है, तो पहले 3 पोजीशन घटा दूं, कितने नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे होगा, दैट मीन्स वो 10वें नंबर पे था। ऐसे समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे समझो भैया 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और ये 13वां नंबर। भाई 3 पोजीशन किसका है, 10 पे तो था ही, 11वां 1 नंबर हो गया, 12वां दूसरा, 13वां 3, 3 पोजीशन किसका है, ऐसे समझ लो, जैसे बेस्ट लगे उस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश। ठीक है। तो कंसेप्ट हर क्वेश्चन पे ऐसे ही लगना है। ठीक है, एक जैसा कंसेप्ट है, तो उन्हीं को बार-बार प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं का रिवीजन। फिर देखो इन ए रो ऑफ गर्ल, ठीक है, गर्ल्स का रो है, वीना इज 12 फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है। तो टोटल क्या फॉर्मूला पड़ा था, स्टार्ट एंड कितना -1। ठीक है। तो भाई वीना, पहले वीना का निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो वीना है स्टार्टिंग पॉइंट से 12वें नंबर पे, एंड से 19वें नंबर पे, -1, तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है। तो भाई जो वीना है उसकी रो में है ना, उसकी रो में टोटल 30 बच्चे हैं। फिर उसके बाद एक अनदर रो ऑफ गर्ल है जिसमें सुनीता है, भाई सुनीता है। ठीक है। सेम उसमें भी स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है और -1 हो रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग से वो 14 नंबर पे है। ठीक है। एंड से वो 20वें नंबर पे है, कितना हो गया -1 हो गया, 14 20 34 और ये 33, तो उसकी लाइन में टोटल 33 बच्चे हैं, सुनीता की लाइन में 33 है, जो वीना है इनकी लाइन में जो है 30 बच्चे हैं। फिर हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ रोज टुगेदर, भाई दोनों में एक साथ कितने होंगे, तो भाई बता दो, टोटल जो वीना प्लस के दूसरा कौन है, सुनीता। ठीक है। तो कितने हो गए 30 + 33, टोटल दोनों के मिलाकर 63 बच्चे हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक कर ले। ठीक। आगे देखें।
कह रहे सुनीता लीव्स हर हाउस 20 मिनट टू 7। अच्छा, बिल्कुल नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए, बट ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बस इसलिए चेक किए जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हैं। टाइम मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो कह रहे हैं सुनीता लीव्स हर हाउस 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग, मतलब 7 बजने से 20 मिनट पहले, 7 बजने से 20 मिनट पहले सुनीता ने जो है अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। टू रीचेस विनीता हाउस, तो भाई 7 बजने से अगर 20 मिनट पहले छोड़ा है तो मतलब वो कितना हो रहा होगा, 6:40 हो रहा होगा। बहुत सरल सी बात है, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन दिया गया है, 6:40 एएम हो रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि मॉर्निंग की बात कर रहा है। फिर कह रहा है रीचेस विनीता हाउस इन 25 मिनट, तो भाई विनीता के हाउस पहुंचने में उनको 25 मिनट लगे हैं। तो 6:40 में अगर मैं 25 मिनट जोड़ देता हूँ तो 7:05 पे, है ना, 7:05 पे वो जो है विनीता के घर पे होगा, होंगी, सुनीता है तो, है ना, विनीता के घर पे होंगी। इसके बाद इफ दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट, तो भैया 15 मिनट और लगे ब्रेकफास्ट खत्म करने में, ठीक है। तो दैट मीन्स 7:20 पे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। बहुत सरल सी बात है, ये तो टाइम मैनेजमेंट है, खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, जो कह रहा है उसको बस करते हुए चलें। एंड लीव देयर ऑफिस व्हिच टेक अनदर 35 मिनट, तो भैया ऑफिस के लिए लीव हो गए, जिसमें उनको और 35 मिनट लग गए, तो भाई 7:55 पे वो ऑफिस पहुंच गए, ऐसा हमें समझ में आ रहा है इस डाटा से। क्लियर है? फिर बोल रहा है एट व्हाट टाइम डिड दे लीव विनीता हाउस टू रीच देयर ऑफिस, कह रहा है किस समय पे उन्होंने विनीता का घर छोड़ा ऑफिस पहुंचने के लिए। भैया 7:20 तक ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ब्रेकफास्ट करते हुए घर से निकल गए थे, 35 मिनट उन्हें ऑफिस पहुंचने में लगे, तो 7:20 वो समय होगा जब उन्होंने घर छोड़ा होगा विनीता के घर से ऑफिस जाने के लिए। क्लियर है? तो ऐसे सरल-सरल से क्वेश्चन हैं, इन पे बस ज़्यादा सोचना नहीं होता, ये प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, तो सोच के देखिए, ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये बस आपको बताता है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए ये आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना? क्योंकि ऑफिस में भी ज़रूरी होता है कि आप टाइमली आएँ, तो वही चीज़ है कि भई अपना टाइम कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन्स दिए जाते हैं। क्लियर है? खैर आगे, इफ एवरी सेकंड सैटरडे एंड संडे आर हॉलिडे, हर दूसरे सैटरडे में और संडे तो छुट्टी होती है। इन ए 30 डे मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, अच्छा 30 दिन का मंथ है जो कि सैटरडे से शुरुआत होता है, तो भाई पहली तारीख मतलब सैटरडे ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। उस मंथ में 30 दिन आते हैं, जैसे अप्रैल का महीना मान लो, ठीक है, तो अप्रैल का महीना है, सैटरडे से शुरू हुआ ऐसा मान के चलो। क्लियर है? अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो सेकंड सैटरडे है और संडे है उसमें छुट्टियां होती हैं। फिर इसके बाद बोला है देन हाउ मैनी वर्किंग डेज, कितने इसमें वर्किंग डेज हैं, मतलब कितने दिन कार्य होगा, अगर छुट्टियां हटा दी जाएं तो कितने दिन कार्य होगा उस महीने में, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा, वैसे स्कूल में भी सेकंड सैटरडे वाला कंसेप्ट होता है। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूँ पहली तारीख को अगर सैटरडे है, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस बात है, अगला सैटरडे देखना है तो आपको पता है हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 जोड़ दूंगा तो मतलब 8 में अगला सैटरडे आएगा, ठीक है। फिर 7 जोड़ दूंगा 15 में अगला सैटरडे आएगा, फिर कितना जोड़ दूंगा 7, 22 में सैटरडे आएगा, है ना। 15 और 7 22 ही होगा, हाँ जी बिल्कुल, अगला सैटरडे आएगा। 22 में फिर कितना जोड़ दूँ? 7 जोड़ दूँ तो 29 आएगा, 29 में भी आपको सैटरडे देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखो संडे कब आएगा? भाई सैटरडे से अगला दिन संडे, तो 2 को आएगा संडे। फिर इसके बाद 8 है तो 9 को आएगा संडे, है ना? ये समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ इतना इसमें समझने वाली कुछ बात ही नहीं है। साफ-साफ दिख रहा है 4 संडे आएँगे, 2 सैटरडे आएँगे, 2 आएँगे 3 आएँगे, देखते हैं चलो, 2 ही आएँगे वैसे तो। ठीक है, क्योंकि 3 संडे नहीं 3 सैटरडे कभी भी हो ही नहीं सकते 1 मंथ में, ठीक है ना? खैर, तो 16 है, इसके बाद कब आएगा बोलो? 23 को आएगा संडे, ठीक है? फिर इसके बाद 30 को आएगा संडे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो टोटल संडे की छुट्टियाँ कितनी हो गई? 5 छुट्टियाँ हो गई। सैटरडे हर सेकंड सैटरडे छुट्टी होता है, तो सेकंड यहाँ दिख रहा है, ठीक है? इसके बाद फिर छोड़ के फिर सेकंड सैटरडे दिखेगा, हालाँकि ये 4th है, ठीक है? बट इसे सेकंड सैटरडे ही गिना जाता है। तो यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ सेकंड हो गया, तो 2 सेकंड सैटरडे आ गए, मतलब 2 छुट्टियाँ यहाँ मिलेंगी। तो छुट्टियाँ कितनी हो गई? 5 और 2 7 छुट्टियाँ हो गई, ठीक है? महीना कितने दिन का था? 30 दिन का था, तो वर्किंग डे कितना आ जाएगा? 30 में 7 गया, 23 दिन जो है वर्किंग हो जाएँगे, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो एवरी सेकंड लिखा है, इसका मतलब भी समझना, अगर केवल लिखा होता ना सेकंड सैटरडे तो एक ही मानते, पर एवरी सेकंड बोला है, मतलब 1 सेकंड के बाद अगला सेकंड, ठीक है? तो इस तरीके से समझना है। ठीक, तो 23 जो है यहाँ पे वर्किंग डेज़ हो जाएँगे। तो देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? रैंकिंग पे क्वेश्चन्स लगाइए, रैंकिंग पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन्स तो पूछे ही गए हैं। ये बस मेंटल है ना, रीज़निंग चेक करने के लिए, ऑब्वियस है तो तर्क शक्ति, आप इस टाइम पे क्या है सोच पा रहे हैं क्वेश्चन को, कितने कम समय में सोच पा रहे हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन्स दिए गए हैं। ठीक है? बाकी हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बीएससी लेवल स्टैंड, इसमें
आपके फोरेंसिक साइंसेस में जो है केवल 11 पद हैं, उसके लिए हमारे साथ तैयारी करनी है तो लाइव रिकॉर्डेड क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, है ना? और बहुत सारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या मैं बोलूँ टेस्ट सीरीज़ हैं, सेम 100 मार्क्स की, वो भी आपको हम कराएँगे। एटलीस्ट 5 से 6 टेस्ट सीरीज़ तो देंगे और कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा भी दें। खैर अभी एग्ज़ाम में समय है, बट इससे पहले अपना सिलेबस निपटाएँ, बार-बार रिवीज़न करें, अच्छे नोट्स बनाएँ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्लियर है? इसके अलावा जो दूसरा है ₹299 का बैच है, दूसरा मतलब हायर एजुकेशन में जो पद आए हैं, जिसमें केमिस्ट्री के 18 पद हैं, ठीक है? 299 में बैच है, उसमें आपको जीएस जो 100 मार्क्स का पूरा तैयार कराया जाएगा, केमिस्ट्री 200 मार्क्स की पूरी तैयार कराई जाएगी और बता चुका हूँ वहाँ पे केमिस्ट्री अलग ही सिलेबस दिया है। अलग का मतलब ये है कि 11th और 12th की केमिस्ट्री तो दी है, प्लस 11th-12th का प्रैक्टिकल भी दिया है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि बेटा जी, इसके लिए मैंने पूरा डिकोड करा है कि सिलेबस कैसे गिवन है और ये भी बताया एनसीईआरटीज़ पढ़िए, प्रैक्टिकल्स वगैरह अच्छे से जो है इनके तैयार कीजिए। ये तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको तैयारी करनी है, तो मात्र ₹299 में बैच आपको दिया जा रहा है, पूरी तैयारी कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे, सेम वही बात है। और आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले 100 मार्क्स जीएस पेपर 1, फिर 200 मार्क्स केमिस्ट्री जो कि 3 घंटे होगा, 200 मार्क्स का होगा, पूरी तैयारी बिल्कुल पूरा वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएँगी, उसमें आप तैयारी करेंगे अच्छे से, आप देखेंगे आप कितने पीछे हैं, कितने आपका जो है क्वेश्चंस करने चाहिए और दूसरी बात तुक्के मारने से कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है अच्छी तैयारी करने से, तुक्के से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही ठीक होते हैं, अदरवाइज़ तुक्के गलत ही होते हैं। मैंने बताया ना, अगर मैं तुक्का मारूँ, तो मैं 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, 100 में से मेरे 2 या 3 ही क्वेश्चन तुक्के से ठीक होते हैं। मेरा तुक्का तो इतना गंदा है, अगर मैं अपने बेस पे देखूँ। और कोई अगर स्मार्ट भी है, मतलब उसका तुक्का ऐसा लग जाता है, सिक्स्थ सेंस वाली बात बोलूँ, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ठीक कर पाएगा, 90 वो भी गलत ही करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो तुक्के से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम देख लो भैया 100 और 200 300 मार्क्स डिपेंड कराएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं इन 18 पदों पर। ये ध्यान में रखना बात को, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आके पढ़ो ही, बैच पढ़ो जब ही आपका भला होगा। नहीं भैया, आप अपने तरीके से पढ़ो, पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़रूर लगाओ, ठीक है? 11th-12th के जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ठीक है? उनको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन्स अच्छे से लगाओ, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिर ये भी देखो कि मैं भाई 120 मिनट में 100 क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ केमिस्ट्री के, तो इस चीज़ को भी सोच के देखो, यही चीज़ें आपको जो है ना, गलतियाँ जो हैं, अभी कर लोगे तो ऑब्वियस बात है एग्ज़ाम टाइम में उतनी कम गलतियाँ होंगी। 8 से 9 महीने दोनों ही एग्ज़ाम में हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। साथ में एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, इसके लिए भी आपको पता है, जल्दी ही इसकी जो है एग्ज़ाम हो जाएँगे, आई थिंक नवंबर में इसका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो केमिस्ट्री का बैच है वो चल ही रहा है, 25 मार्क्स के लिए आप चाहते हैं कि 25 मार्क्स की केमिस्ट्री की तैयारी मैं अच्छे से कराऊँ, तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कराइए, तो वो वाला बैच मैं अभी क्या कर दूँगा यूट्यूब पे फ्री कर दूँगा, 25 मार्क्स का प्लस जीएस तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ये रीज़निंग चल ही रहा है, जनरल एप्टीट्यूड चल ही रहा है, उत्तराखंड स्पेशल जो बचेगा वो मैं आपको अक्टूबर से कराना शुरू कर दूँगा, ठीक है? तो अगर संपूर्ण तैयारी करनी है, तो भैया जल्दी से आप भी सहयोग दें अपना, इस तरीके से कि शेयर करें, ठीक है? लाइक करें और ऑब्वियस है आपको पता है हमारे बैचेज़ क्लास 9 से 12 तक तो चल ही रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन, बीएससी के बैचेस भी आने वाले हैं और मास्टर्स के बैचेस भी आने वाले हैं। समय की बात है, जैसे-जैसे समय मिलेगा, तो सारे बैचेस जो हैं यूट्यूब पे फ्री ही अवेलेबल हो जाएँगे। ठीक है?